हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर, यानी कि धातुओं तथा अधातुओं की जल से अभिक्रिया के बारे में। आइए धातुओं की जल से अभिक्रिया से इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। धातुएं जल के साथ एक समान व्यवहार नहीं करती, यानी अलग अलग धातुएं जल के साथ अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करती हैं। धातुएं जल के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगी, ये बात उनकी अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है, यानी कि धातु कितनी ज्यादा अभिक्रियाशील है, कितनी कम अभिक्रियाशील है, इस बात पर निर्भर करेगी धातुओं की जल से अभिक्रिया। आइए शुरुआत करते हैं। जो धातुएं बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनको कैसे याद किया था हमने ट्रिक से? कृष्ण ने कंस, याद आ गया? ये तीनों धातुएं बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील हैं और ये तीनों की तीनों कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती हैं, मतलब ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है। कुछ धातुएं जो कम अभिक्रियाशील हैं, इनसे वे ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती, जैसे मैग्नीशियम। यह केवल गर्म जल से अभिक्रिया करता है। गर्म जल मतलब हॉट वाटर। कुछ धातुएं जो मैग्नीशियम से भी कम अभिक्रियाशील हैं, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये ना ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं, ना गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं। तो ये किससे अभिक्रिया करती हैं? ये भाप से। यानी जल जब स्टीम के रूप में होता है, भाप के रूप में होता है, उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, तब ये धातुएं अभिक्रिया करती हैं। तो ये सीरीज कैसे याद हो रही है हमारे को? देखिए, कृष्ण ने कंस मारा और जा फेंका। याद हो गया? कृष्ण के से पोटेशियम, न सोडियम, कंस कैल्शियम, मारा एम मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, ज जिंक, एफ फेंका आयरन। तो ये याद हो गया कि कौन सी धातु किस जल के साथ अभिक्रिया करेगी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ठंडे जल के साथ, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन किसके साथ रिएक्शन करेंगे? भाप के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी कि स्टीम के साथ रिएक्शन करने वाले हैं। अब आपको एक ट्रिक और याद करनी है। क्या है वो? हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है। हाई कोर्ट में एच जो है, हाई जो ये वाला है ये हाइड्रोजन के लिए है, तो ये आपने पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है। कोर्ट कॉपर है, एच मरकरी, एयू, एजी और पी से क्या बन गया? प्लेटिनम। ये जो धातुएं हैं, हाई कोर्ट है आप वाली, आपका का से कुछ बनना नहीं है, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए जोड़ा गया है। हाई कोर्ट है आपका। ये सभी धातुएं जल से किसी भी सूरत में अभिक्रिया नहीं करती, मतलब ना ठंडे जल से करती हैं, ना गर्म जल से करती हैं, और ना ही किससे करती हैं? भाप से अभिक्रिया करती हैं। तो आपको ये याद हो जाएगा कि कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है, कौन सी ठंडे से करती है, कौन सी भाप से करती है। ये आपको पूरी टेबल आपको दे दी गई है। यहां से आप ये सीख सकते हो कि धातुएं, कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करेगी और कौन सी नहीं करेगी। आइए अब ये पढ़ते हैं कि धातुएं जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, आइए देखें। कोई भी धातु जब जल से अभिक्रिया करती है और यह जल कैसा है? ठंडा या गर्म, तब वो धातु अपना हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। जब कोई धातु स्टीम से यानी भाप से अभिक्रिया करती है, तब वो अपना ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। देखिए, जब भी कोई धातु जल से अभिक्रिया करेगी, और जल को मैंने कैसा बताया? या तो ठंडा हो या गर्म हो, तो वो धातु अपना क्या बनाने वाली है? हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए, OH एक समूह होता है जिसे हाइड्रोक्साइड समूह कहा जाता है। इसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितनी होती है? 1। आगे बात समझ में? तो जब भी आप कोई रिएक्शन करोगे तो उसको कैसे याद करोगे उस बारे में भी सोच लो। जब भी आप हाइड्रोक्साइड को किसी धातु के साथ लिखोगे, जैसे मान लीजिए आपने पहली धातु पढ़ी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, इनकी आप OH के साथ जब भी अभिक्रिया कराओगे तो कैसे कराओगे? देखिए, इनके आगे OH लिख देना। समझ में आ गई बात? इस OH की संयोजकता कितनी है? 1 लिख दोगे। अब इनकी जो संयोजकता है, जो वैलेंसी है, वो यहां लिखनी है। अब OH जो है एक समूह है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि आप इसको ब्रैकेट लगा के लिखें, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ, या मान लीजिए आपने संयोजकता यहां लिख दी तो आप सिर्फ H की संयोजकता लिख रहे हैं, वो O की नहीं है, जबकि ये एक समूह है। तो ध्यान ये रहे कि इसकी संयोजकता को ऐसे लिखा जाए ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब आपको ये देखना है दोबारा से कौन कौन से मेटल आप पढ़ने वाले हो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हो। इनकी जल के साथ अभिक्रिया पढ़ने वाले हो। देखिए, पोटेशियम के अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ही सोडियम के 1 होता है, कैल्शियम के कितने होते हैं? 2, मैग्नीशियम के 2, एल्यूमिनियम के 3। मैं सिर्फ अंतिम कक्षों की बात कर रहा हूं। और वो कैसे पता करते हैं? पहले में 2, 8 और फिर आगे बढ़ते चले जाते। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 11, 20, 12 और 13, इनके बारे में सोचिए। तो 19 वाले के 1 मिलेगा, 1, 2, 2, जिसके आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता भी 1 ही होगी, तो इसकी भी 1 हो जाएगी। 2 वाले की संयोजकता 2 है, 2 वाले की 2 है, 3 वाले की 3 है। तो यह भी याद रहे कि यदि मेटल के आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन तो उसकी संयोजकता भी 1, 1, 2, 2, 3, 3। आयरन के केस में 2 संयोजकताएं संभव हैं, वैसे तो और भी हैं, पर हमारे लेवल पे हम सिर्फ 2 ही पढ़ते हैं। कौन कौन सी? 2 व 3 दोनों। तो हम दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे, एक 2 संयोजकता वाला बनाएंगे, एक 3 वाला बना देंगे। जिंक के केस में एक ही संयोजकता संभव है, वो कौन सी है? 2। तो आप हमेशा याद रख लेना कि जिंक जो है इनका भाई है, किनका? कैल्शियम और मैग्नीशियम का भाई है जिंक। इनकी भी संयोजकता 2 है, इनकी भी संयोजकता क्या है? 2 है। तो आ जाएगी बात समझ में। हाइड्रोक्साइड की संयोजकता क्या है? 1 है। और ये ध्यान रहे कि ये एक समूह है, O और H अलग अलग नहीं है, ये एक समूह है। तो जब भी आपको अभिक्रिया पढ़नी है, आपको OH एक समूह के रूप में लेके चलना है। तो ये याद हो जाएगा आपको कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। यदि जल ठंडा या गर्म है तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, यदि भाप है तो ऑक्साइड बनाएंगी। ऑक्साइड में कुछ समझने का है ही नहीं, सीधा धातु लिखो और उसके आगे ऑक्सीजन लगा दो, वो क्या बन गया? उसका ऑक्साइड। ऑक्सीजन की संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी है? 2, और धातुओं की आपको बता दी। अब आपको सभी रिएक्शनें बारी बारी से समझनी है। यहां एक बात और समझने की है, वो क्या? कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ऐसा क्यों है? क्यों हाइड्रोजन गैस बनाती हैं और ये हाइड्रोजन गैस कहां से आती है? आइए इस बारे में भी समझते हैं। देखिए, जब जल शुद्ध होता है तो उसके अंदर कोई आयन नहीं होता, परंतु जब आप जल में कोई धातु मिला देते हो तो जल आयनीकृत हो जाता है। किस किस रूप में? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के रूप में। यानी जल के 2 आयन बन गए। एक आयन कैटायन है जिसे धनायन कहते हैं, और एक आयन ऋण आयन है जिसे एनायन कहते हैं। जब जल शुद्ध था कोई आयन नहीं था, धातु मिलाते ही 2 आयन बन गए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। धातुओं का एक खास गुण होता है कि वे इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं और धन आयन बनाते हैं। यह गुण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। ठीक है, धातुओं का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर गुण कहलाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर धन आयन बनाती हैं। अब इस बात को समझिए कि जो H पॉजिटिव आयन वाटर के अंदर था वो ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता है जो धातु ने छोड़ा, और क्या बना दिया इसने? हाइड्रोजन का एटम यानी कि परमाणु। इस तरह जो हाइड्रोजन के परमाणु बनते हैं वे आपस में मिलकर हाइड्रोजन का अणु बना देते हैं, यानी मॉलिक्यूल, और कैसा बन गया वो? H2। तो अब ये बात समझ में आई आपको कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कहां से आई वो हाइड्रोजन गैस? जल से आई है।
ठीक है, जल के अंदर H आयन थे, H आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्या बन गया, हाइड्रोजन। मैं ये मान लेता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई कि धातुएं ठंडे या गर्म जल से अभिक्रिया करेंगी तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी, और धातुएं जब भाप से अभिक्रिया करेंगी तो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। आइए कुछ एग्जाम्पलों की मदद से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पोटेशियम धातु की जल से अभिक्रिया कराते हैं। बताओ क्या बनेगा। ये जल जो है कोल्ड है, यानी कि ठंडा पानी है, तो बताइए क्या बनने वाला है, हाइड्रोक्साइड। किसका, पोटेशियम का। लिख दो फार्मूला, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, यही फार्मूला आने वाला है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम की संयोजकता एक होती है और OH की संयोजकता 1 होती है, जिसे हिंदी में हम वैलेंसी यानी इंग्लिश में वैलेंसी भी कहते हैं। तो फार्मूला समझ में आ जाएगा, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बताओ अब इस अभिक्रिया में क्या बनने वाला है। पहली चीज क्या देखनी है कि वाटर कैसा है, कोल्ड। सोडियम धातु है तो सोडियम का क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्या बनने वाली है, हाइड्रोजन गैस। ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाना है, यह ध्यान रहे। आ जाएगी बात समझ में। अब अगली रिएक्शन है कैल्शियम के साथ। बताओ ये भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, पर इन दोनों से थोड़ा धीरे रिएक्शन करता है। क्या बनेगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। क्या ये फार्मूला सही है, अब चेक करना है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह बताया कि कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है और OH की संयोजकता 1 होती है। तो मैं क्या 2 को ऐसे लिख दूं। यदि मैंने ऐसे लिखा तो ये H के लिए है 2 बस, परंतु हमें OH के लिए लिखना है, तो आप इसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और क्या पढ़ेंगे, CaOH होल ट्वाइस। होल मतलब इस पूरे के बाहर से 2 है। तो ध्यान रहे, कैल्शियम और वाटर की जब अभिक्रिया हुई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। दोबारा सोचिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, क्या फार्मूला है, कैसे याद रखना है। तो OH की संयोजकता 1 है, वैलेंसी 1 है, कैल्शियम की कितनी है, 2, पर यह लिखनी है पूरे के बाहर से, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। होल मतलब पूरे के बाहर से, ट्वाइस मतलब 2। आ जाएगी बात समझ में। इन तीनों अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा मतलब हीट, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये हाइड्रोजन गैस बाहर आती है और हीट निकल रही होती है, जैसे ही मान लीजिए ये कोई बीकर था, इसमें हमने सोडियम की और वाटर की रिएक्शन कराई है, ठीक है। तो इस सरफेस पर जब हाइड्रोजन गैस होती है तो ये किस किस से मिलती है, ऑक्सीजन से जो कि एयर में है, और किससे मिलती है, हीट से जो इस रिएक्शन में निकली। जो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से और किससे मिलती है, ऊष्मा से। इन दोनों के मिलने की वजह से हाइड्रोजन गैस आग पकड़ जाती है। आग पकड़ने के लिए 2 ही चीजें चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए और उसको हीट चाहिए। इन दोनों की वजह से हाइड्रोजन गैस ने आग पकड़ ली, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस ली तो वो धातु भी जलने लगी, यानी पोटेशियम धातु थी, सोडियम धातु थी, वो जलने लगी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब पोटेशियम या सोडियम धातु को जल में डाला जाता है तो वो आग क्यों पकड़ लेती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं, बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है, और हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है वो ऑक्सीजन और ऊष्मा के साथ मिलकर, ऑक्सीजन कहां से आई, एयर से, ऊष्मा कहां से आई, इस रिएक्शन से, ऑक्सीजन और ऊष्मा से मिलकर क्या पकड़ लेती है, आग। और उस आग की वजह से वही आग सोडियम धातु को भी पकड़ लेती है फिर, यानी आग सोडियम धातु को नहीं लगी पहले लगी हाइड्रोजन को। उस आग ने सोडियम को और पोटेशियम को जलाया है। परंतु कैल्शियम व अन्य धातुएं आग नहीं पकड़ती। इसका कारण क्या है, जो ऊष्मा इस अभिक्रिया में निकली है वो इन दोनों की तुलना में कम है, ठीक है। तो जो ऊष्मा कम निकली तो हाइड्रोजन गैस आग नहीं पकड़ती इस केस में, और आग नहीं पकड़ती तो कैल्शियम धातु नहीं जलती। तो सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है, पोटेशियम और सोडियम धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ती हैं, ठीक है। क्यों पकड़ती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट निकलती है, वो हीट हाइड्रोजन को जला देती है और हाइड्रोजन पोटेशियम को जला देता है। कैल्शियम के मामले में हीट कम निकली और कैल्शियम ने आग नहीं पकड़ी। आ जाएगी बात समझ में। आइए कुछ और पढ़ते हैं।
आप कुछ धातुएं सोडियम पोटेशियम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। इनकी अभिक्रियाएं यहां दी हुई हैं और ये बैलेंस्ड है। सोडियम और कैल्शियम की धातु अभिक्रिया मैंने बता दी, आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है। सोडियम व पोटेशियम जल से अभिक्रिया करने के बाद आग पकड़ लेते हैं, जबकि अन्य धातुएं ऐसा नहीं करती। ये क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिया। एक क्वेश्चन और सुनिए। मैग्नीशियम और कैल्शियम जल से अभिक्रिया करने के पश्चात जल की सतह पर तैरना प्रारंभ कर देते हैं, कारण बताओ। यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो वो तैरने लग जाते हैं। क्या रीजन है? देखिए, मान लीजिए ये एक बीकर है, इसमें आपने मैग्नीशियम या कैल्शियम धातु डाल दी और पानी डाल दिया। जब यह अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस बन रही है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस उस धातु की, मान लीजिए ये मेटल है, इसकी सरफेस पे चिपक जाती है और इसको हल्का कर देती है। और जब भी कोई चीज हल्की हो जाएगी तो वो कहां आएगी? पानी की सतह पे। यानी क्या करने लग जाएगी? तैरने लग जाएगी। आंसर समझ में आया क्या? कि आपको यह बताना है कि मैग्नीशियम व कैल्शियम धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। वो हाइड्रोजन गैस इनकी सतह पे चिपक जाती है, जिसकी वजह से ये हल्की हो जाती हैं। कौन? मैग्नीशियम और कैल्शियम धातुएं। हल्की होने की वजह से वो क्या करने लग जाती हैं? तैरने लग जाती हैं। तो आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि पहला क्वेश्चन आग क्यों पकड़ लेते हैं, दूसरा तैरने क्यों लगती है। आइए आगे देखते हैं। मैग्नीशियम जो धातु है वो गर्म जल के साथ ही अभिक्रिया करती है। यह बात मैं बता चुका हूं और आपको यह बताया था, चाहे ठंडा हो जल चाहे गर्म हो, धातु अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? हाइड्रोक्साइड। देखिए अभिक्रिया को, मैग्नीशियम प्लस वाटर। अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? हम तो उस पर दिमाग लगाने वाले हैं। सूत्र क्या आएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब मैग्नीशियम की संयोजकता भी कितनी है? 2। OH की संयोजकता कितनी है? 1। क्या ऐसा लिखना सही है? बिल्कुल नहीं। क्या बताया था कि OH एक समूह है, पूरे के बाहर से आपने 2 लिखना है। और क्या पढ़ोगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। ये जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, पर अब की बार वाटर भाप के रूप में है। तो बताइए क्या बनेगा? ये आपने खुद करना है, क्योंकि मैं वीडियो के शुरू में बता चुका हूं कि जब भी कोई मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। ये आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर क्या है, कि क्या बनने वाला है। अगर आपको नहीं याद है तो आप वीडियो को एक बार वापस जाके देखिए कि क्या शुरू में बताया गया था। गर्म जल के साथ क्या बनता है, ठंडे जल के साथ क्या बनता है और भाप के साथ क्या बनता है। आइए आगे पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीनों धातुएं ऐसी हैं जो ना ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं ना गर्म जल से। मतलब ठंडे और गर्म जल का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं होने वाली है। परंतु अगर इनकी अभिक्रिया भाप के साथ कराई जाए, स्टीम के साथ कराई जाए, तो ये अपना ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस देंगे। आइए कैसे ये अभिक्रियाएं करते हैं देखते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम की बात करिए। एल्यूमिनियम वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा। वाटर किस रूप में है? गैस के रूप में। तो क्या बनने वाला है बताइए? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। और कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। देखिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 2, 8, 3। तो इसकी संयोजकता भी 3 होगी। 3 आखिर में है तो 3 ही संयोजकता है। तो क्या लिख दूं अब? ऑक्सीजन की संयोजकता 2 इधर लिखनी है, Al की 3 इधर लिखनी है। अगली बात समझ में। अगली अभिक्रिया देखिए, जिंक की वाटर के साथ अभिक्रिया है और वाटर किस रूप में है? गैस के रूप में। अगर लिक्विड है और गर्म या ठंडा है तो यह अभिक्रिया होने ही नहीं वाली। ध्यान रहे, एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए यहां अगर लिक्विड लिख दिया जाए तो आप कहेंगे नो रिएक्शन। समझ आ रही है मेरी बात? अगर गैस है तो रिएक्शन होगी और क्या बनेगा? जिंक का ऑक्साइड। फार्मूला क्या है? क्या सही है ये? आपको बताया था कि जिंक की संयोजकता 2 होती है, तो 2 ही संयोजकता ऑक्सीजन की है और 2 ही जिंक की है। तो फार्मूला बिल्कुल सही है। और कौन सी गैस निकलने वाली है? हाइड्रोजन। तीसरा एग्जाम्पल है आयरन। आयरन जब वाटर से रिएक्शन करता है, जो कि गैसियस रूप में है, भाप के रूप में है, तो क्या बनाता है? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ये बड़ा कंफ्यूज करता है, ये कैसे बना? तो देखिए, आयरन की 2 संयोजकताएं ज्यादातर होती हैं, 2 और 3। वैसे तो और भी हैं, पर आप 10th लेवल में सिर्फ ये पढ़ के चलिए कि आयरन 2 ही संयोजकताएं दिखाता है, एक 2 और एक 3। ये उन दोनों का एक संयुक्त प्रोडक्ट है।
कैसे? देखिए, FeO, यदि आयरन की संयोजकता 2 हो तो यही सूत्र रह जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की भी 2 और आयरन की भी 2। दूसरी बात, आयरन की संयोजकता 3 हो तो क्या सूत्र बनने वाला है? देखिए, आयरन की 3, ऑक्सीजन की 2। अब इन दोनों को जोड़ दो आपको ये मिल जाएगा Fe1, Fe2, Fe कितने हो गए? 3, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन होगी 4। आपको समझ में आ जाएगी बात कि Fe3O4 कैसे आया? Fe3O4 आया इन दोनों के जोड़ से। बिल्कुल क्लियर है? तो आपको यह बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि ये तीनों धातुएं जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लेड, कॉपर, AgAu, ये ना तो ठंडे पानी से अभिक्रिया करती हैं, ना गर्म पानी से अभिक्रिया करती हैं, ना ही स्टीम यानी गैस के साथ अभिक्रिया करती हैं। मतलब ये कि ये किसी भी सूरत में वाटर के साथ रिएक्शन करने वाली ही नहीं है। और इनका फॉर्मूला शॉर्टकट शुरू में बता दिया था, हाई कोर्ट है आपका, ये सब धातुएं वहां से हैं, यानी कि लेड, कॉपर, Ag और E। लेड इनमें अलग है, ये ध्यान रख लेना कि आपको अलग से याद रखना है। ये किसी भी सूरत में वाटर से रिएक्शन नहीं करने वाली। आइए आगे देखते हैं। अब कुछ कंक्लूजन निकाल लेंगे जो आपने पूरे वीडियो में पढ़ा उसके बेस पे। क्या केवल H से ऊपर आने वाले तत्व ही अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं? यानी जितनों ने भी हाइड्रोजन गैस छोड़ी, ध्यान से देख लेना कि जितनों ने भी हाइड्रोजन गैस छोड़ी वे सारे सीरीज में अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कहां थे? हाइड्रोजन से ऊपर। एक एग्जाम्पल ये है, ये नहीं था, ध्यान रख लेना, लेड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ धातुएं जल के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस अलग कर देती हैं। धातुएं कैसे? ये बात समझा दी थी आपको, वीडियो के शुरू में बता दिया था कि धातुएं कैसे हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक, अधातुएं वाटर के साथ चाहे गर्म हो, ठंडा हो, गैस हो, कुछ भी हो, नो रिएक्शन। मतलब नॉन मेटल की वाटर के साथ कोई रिएक्शन होने वाली ही नहीं है। क्लियर बात? बिल्कुल। तो आज के इस वीडियो से आपने क्या सीख लिया कि धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।